नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम टू MSL स्टेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बेहद रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 के, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वो 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पिछले वर्षों के MCQ रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो 2020 हो चाहे 2022, यहाँ तक कि पिछली बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में भी पूछे गए हैं, और वो भी आपको एकदम आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं कि किस किस तरीके के डायग्राम बेसिस क्वेश्चन यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हूँ। हर एक प्रकार का बच्चों, आपके हर एक प्रकार के जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लिया गया है। तो अगर मैं बच्चों अपने बारे में खुद बताना चाहूँ तो बच्चों, मैंने भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 97+ अंक स्कोर किया था और स्टेट में रैंक हासिल किया था 7वीं। अगर इसी प्रकार से यदि बच्चों अगर आप भी स्टेट में रैंक, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीके से इस चैनल के माध्यम से फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जहां से आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 97 अंक स्कोर कर सकते हैं, 95+ अंक स्कोर कर सकते हैं, और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, और एग्जाम से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी, जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, आगे आने वाली वीडियोज के अंतर्गत आपका ये भी कवर किया जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए बच्चों आज के इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। बच्चों, हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग हर वर्ष रिपीट होते हैं, और वही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और लास्ट के 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में 101% पूछे जाने के चांसेस हैं, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, तंत्रिका तंत्र भाग है। तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर सबसे पहले आपको हर एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि अगर एक बार आप सीख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो पहला जो है मस्तिष्क, दूसरा जो दिया गया है ऑप्शन रीढ़, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है रज्जु, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये कहता है कि तंत्रिका तंत्र भाग है, मतलब कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो बच्चों यदि बात करें कि तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला चीज जो है वो मस्तिष्क है, दूसरा चीज जो है रीढ़ है, और तीसरा चीज जो है वो रज्जु है। तो इस तरीके से जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें से सभी। कैसे हुआ ये एक बार फिर से आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। तंत्रिका तंत्र जो होता है बच्चों वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला चीज जो है मस्तिष्क, दूसरा चीज जो है रीढ़, और तीसरा जो है रज्जु। तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कुल तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, जो कि मैंने आपको 3 पार्ट बता दिए। अब आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों बात करें कि तंत्रिका कोशिका, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज होता है कि तंत्रिका कोशिका का एक दूसरा नाम होता है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे तंत्रिका कोशिका कभी कभी दे दिया जाता है, और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यही तंत्रिका कोशिका के स्थान पर न्यूरॉन लिख कर आ जाता है, और बच्चे वहाँ पर अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये
चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चों जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका दूसरा नाम जो होता है वो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन के प्रकार की बात करें या फिर तंत्रिका कोशिका के प्रकार की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन कहें या फिर तंत्रिका कोशिका कहें, दोनों का अर्थ एक होगा, दोनों की अलग अलग मतलब नहीं होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के प्रकार की बात करें या फिर न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं वो आप यहाँ पर न्यूरॉन की संरचना में समझो। न्यूरॉन की संरचना में यहाँ पर पहला भाग जो है तंत्रिकाक्ष है, दूसरा भाग जो है वो कोशिका काय है और तीसरा भाग जो है द्विमिका है। तो ये भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया ताकि आपको कोई रटने में आसानी हो। यहाँ पर आप इसको रटिए मत, आप फिगर से याद कीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि ये फिगर भी पूछा जाए तो आप इसका राइट आंसर कर पाएं। तो इस चैनल पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि बच्चों आपको इस चैनल पर बिना किसी ऐड के बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। और हाँ, इस चैनल पर आपको फ्री में इसका पीडीएफ भी जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंतर्गत भी आपके बहुत वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर, जिसके माध्यम से आप पढ़कर अपने बोर्ड परीक्षा में 95% स्कोर कर सकते हो। तो आइए अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को राइट आंसर देने का आप सभी लोग बच्चे प्रयास कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, रचनात्मक तथा क्रियात्मक। तो रचनात्मक का मतलब हुआ कि जिससे रचना हुई है तंत्रिका कोशिका का, और क्रियात्मक का मतलब हुआ कि जो कार्य करता है। तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र में जो रचना हुई है जिससे, और जो तंत्रिका तंत्र में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों तंत्रिका तंत्र में जो कार्य करता है वो न्यूरॉन करता है। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूरॉन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और न्यूरॉन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है जो कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों। तो उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा में इतना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से हर वर्ष उठाता है यूपी बोर्ड, और ये पिछले कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा औसत भार या फिर सामान्य भार। तो इसका मतलब क्या होता है कि मानव मस्तिष्क का सामान्य भार या फिर औसत भार क्या होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है बच्चों उसका भार क्या होता है। तो यही चीज इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का भार होता है। तो बच्चों बात करें कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो भार की बात करें तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो 14 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर ये 14 ग्राम जो है वो यहाँ पर ये 14 ग्राम नहीं है। तो इस तरीके से इनमें से कोई नहीं ये राइट आंसर होने वाला है। तो 14 ग्राम नहीं होगा यहाँ पर ये 1.4 kg दिया गया है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका राइट आंसर ये लगाकर चले आते हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होने वाला। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पर 14 ग्राम लिखा होता, 14 ग्राम जो लिखा होता, तो राइट आंसर जो होगा 14 ग्राम होगा। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो 14 ग्राम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, क्योंकि 14 ग्राम जो होता है वो मानव मस्तिष्क औसतन होता है।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों कई वर्ष पूछा गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही बच्चे दे पाएंगे जो बच्चे कॉन्सेप्ट से हर प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे या फिर कॉन्सेप्ट से अपनी एनसीईआरटी बुक को सही तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। मतलब कि जो किशोरावस्था का मतलब हुआ 13 से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक किशोरावस्था मानी जाती है। तो ये चीज आपने सीख लिया कि किशोरावस्था जो है वो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। और किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे दाढ़ी का जामना, तो ये शारीरिक परिवर्तन हो गए। तो शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो बच्चों यहाँ पर किशोरावस्था में बच्चों में क्या होता है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक दो हार्मोन पाए जाते हैं और दो हार्मोन के कारण ही उनमें शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे दाढ़ी जामना, तो ये शारीरिक परिवर्तन हो गए। तो राइट आंसर जैसा कि यहाँ पर एस्ट्रोजन भी दिया गया है और एस्ट्रोजन भी दिया गया है और टेस्टोस्टेरोन भी दिया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों राइट आंसर हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? ए और बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप कि बच्चों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर बच्चों तरीका पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ना केवल बच्चों पढ़ाया जाएगा बल्कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको कौन सी गलती नहीं करने जिनसे अधिकतर बच्चे जो हैं वो वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और उनके नंबर्स जो होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में कट जाते हैं। तो हर एक चीज़ आपको वो चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको फॉलो करने के बाद आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस अंक स्कोर कर सको। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कि कौन सा ऐसा हार्मोन, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये सभी हार्मोन के नाम हैं। तो इन सभी हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जो है वो क्या करता है? फल पकाने के काम आता है। तो यहाँ पर समझो, फल पकाने के लिए बच्चों कौन सा हार्मोन काम करता है? तो फल पकाने के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो फल पकाने के लिए कार्य करता है, और बाकी ऑक्सिन जो है नहीं होगा और जिब्रेलिन्स भी नहीं होगा और साइटोकानिन भी नहीं होगा, क्योंकि ये फल पकाने के लिए कार्य नहीं करते हैं। और फल पकाने के लिए एकमात्र हार्मोन काम करता है जो कि ये है एथिलीन हार्मोन। तो ये चीज़ आई होप कि आपको बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो बताइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है आपके एनसीईआरटी फोल्डर में। क्या है क्वेश्चन? कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मतलब कि मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए। तो बच्चों मस्तिष्क जो होता है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन जो है वो बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो सोचने का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन का भी कार्य करता है और शरीर को हमारे संतुलन बनाए रखता है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, मतलब कि उपरोक्त सभी। तो आई होप कि बच्चों आप इसका राइट आंसर दे पा रहे होंगे, दे पा रहे हों तो बढ़िया बात है। नहीं दे पा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के बाद अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे, और जी हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर वर्ष रिपीट होते हैं। तो क्या है क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां आखिर होती क्या हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब हुआ कि जो ग्रंथियां मानव शरीर के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो मानव शरीर में अंदर पाए जाएंगे। तो बच्चों अब आप लोग एक चीज हमें बताइए कि अब मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां जब अंदर पाई जाती हैं तो क्या मानव शरीर के अंदर नलिकाएं होती हैं? नहीं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों आपको समझाने के लिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक उदाहरण ले लेते हैं जैसे अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि बच्चों कहाँ पाई जाती है? तो अधिवक्र ग्रंथि की बात करें तो अधिवक्र ग्रंथि जो है वो वक्र के ऊपर पाई जाती है। जहां पर वक्र होता है उसके ठीक ऊपर अधिवक्र ग्रंथि पाई जाती हैं। और अधिवक्र ग्रंथि जो होती है वो नलिका विहीन होती है, मतलब कि अधिवक्र ग्रंथि जो होती है उसमें नलिका नहीं पाई जाती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं बच्चों नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों कहने का मतलब कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं पाई जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछ लिया जाता है कि नलिका विहीन ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों यदि बात करें कि नलिका विहीन ग्रंथियों का दूसरा नाम की, तो नलिका विहीन ग्रंथियां जो होती हैं उन्हीं ग्रंथियों का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आई होप कि बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डीप में जाने का मेरा मकसद यही है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देने में सक्षम हो, ताकि क्योंकि आपने इस चैनल से पढ़ाई किया है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धुआंधार तरीके से बच्चों ये यूपी बोर्ड परीक्षा का ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष रिपीट होता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन इतना सरल है लेकिन यहाँ पर ये जो इतनी लंबी लैंग्वेज देकर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा जिसको आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन ये बन गया। और दूसरा नंबर मैंने ये भी टाइप कर लिया क्योंकि यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी पहले नंबर से पूछ लिया जाता है, कभी दूसरे नंबर, मतलब कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। और वही क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन का दूसरा रूप जो है किस तरीके से पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। जैसे लेट सपोज मान लेते हैं ये एक तंत्रिका कोशिका है और दूसरी तंत्रिका कोशिका जो है वो यहाँ पर ये दूसरी तंत्रिका कोशिका हो गई। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका ये हो गई और दूसरी तंत्रिका कोशिका ये हो गई। अब होगा क्या, बड़े ध्यान से आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर होगा ये कि जो तंत्रिका कोशिका के यहाँ पर जैसे दो तंत्रिका कोशिकाएं मैंने बना लिया, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर एक खाली स्थान पाया जाएगा और इसी खाली स्थान को बच्चों कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स का दूसरा नाम जो है, तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स, या इसे ही सिनेटिक दरार कहा जाता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये थोड़ा टफ हो जाता है लेकिन इतना भी टफ ये नहीं है कि आप इसको समझ ना पाए। यहाँ पर ये पहला जो तंत्रिका कोशिका दी गई है और यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका दी गई है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये बनाया गया है सिनेप्स, या इसे कहा जाएगा
सिनेप्स कहा जाता है इसी का दूसरा नाम। और इस सिनेप्स को ज़ूम करके आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको सिनेप्स दिखाई देगा। और सिनेप्स का दूसरा नाम जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी-कभी घुमा कर पूछ लिया जाता है और बच्चे अधिकतर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण एक रोग होता है, जिस रोग का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग मानव में होता है। अगर आप यहाँ तक आए हो बच्चों तो इसका मतलब कि आप जो है वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो। ये मैं आशा करता हूँ आपसे। अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हो और यहाँ पर आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ लिया, अब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जैव पराक्रम का, जहाँ से आप जैव पराक्रम की भी वीडियो को भी देख लीजिए। वहाँ पर मैंने 15 ऐसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराए हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले कई वर्षों में पूछे गए। और हाँ, इस चैनल पर आपको हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट की तैयारी कराई जाएगी और हर एक प्रकार के हर एक चैप्टर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा यह सेशन? तो आइए आज के इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट से लेकर के हर एक तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा और फ्री में नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, एग्जाम टाइम आपको टॉपर बनने के लिए भी हर एक प्रकार की वो स्ट्रेटेजी दी जाएगी जिसके माध्यम से आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस स्कोर कर सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यूज सेशन के अंतर्गत एक नए जोश और एक नई आशा के साथ।